देखिए, चार तरह के केसेस हैं और हमें उन चारों तरह के केसेस का डिसऑनर समझना है। क्या होता है कि डिसऑनर मतलब जब हमने बिल को प्रेजेंट किया तो एक्सेप्टर ने बिल में पेमेंट देने से मना कर दिया। कोई भी कारण हो सकता है, जिस उसके पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है या उसके पास पैसों की कमी हो सकती है या वो देना नहीं चाहता, एक्स वाई जेड, उस कारण से मतलब नहीं है। मतलब इतनी सी बात का है कि जिस दिन बिल को प्रेजेंट किया उस दिन पेमेंट नहीं मिली। तो जब बिल को प्रेजेंट किया गया और पेमेंट नहीं मिलती है, ऐसा नहीं कि कभी भी प्रेजेंट करते, जो भी इसकी ड्यू डेट है, तो ड्यू डेट के दिन अगर पेमेंट नहीं मिलती है तो उस केस को हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। अब ये डिसऑनर की क्या क्या एंट्रीज होंगी, ये आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चार तरह के केसेस हैं। सबसे पहला केस क्या है कि जो ड्रॉर है वो बिल को अपने पास ही रखे रहता है, खुद प्रेजेंट करता है, और जब प्रेजेंट करता है तो उसमें पेमेंट नहीं मिलती उसको। दूसरा केस क्या है, वो अपना बिल किसी को एंडोर्स कर देता है, किसी थर्ड पार्टी को, कस्टमर, किसी अपने क्लाइंट को दे सकता है, या किसी क्रेडिटर को उसने एंडोर्स किया, ट्रांसफर किया, और जब उसने क्रेडिटर ने उस बिल को प्रेजेंट किया तो उसको उसने पेमेंट नहीं दिया। तीसरा केस क्या हो सकता है कि हमने बिल को डिस्काउंट कराया बैंक से। डिस्काउंट कराने का मतलब यानी कि फाइनेंस कराया। इसके सारे केसेस हम एक एक करके ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो अब डिस्काउंटेड बिल में पेमेंट बैंक को मिलनी होती है। बैंक जब प्रेजेंट करता है बिल का ड्यू डेट के दिन तो वो उसको पेमेंट नहीं देता। तो ये तीसरी कैटेगरी होगी जब डिसऑनर की, डिस्काउंटिंग के केस में। और चौथा क्या है कि हम बिल बैंक को दे देते हैं और बोलते हैं जी ये हमारे बिल का कलेक्शन करके हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर, और ऐसे केस में फिर जब बैंक प्रेजेंट करता है तो उसको पेमेंट नहीं मिलता है। तो इन सारे केसेस में जब डिसऑनर हो जाएगा तो डिसऑनर होने पे क्या एंट्रीज हम पास करेंगे, ये आज का टॉपिक है, ये हम सीखने जा रहे हैं। तो मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे चल रहा हूं और चारों केसेस को एक एक करके डिस्कस करता हूं। देखिए, इससे पहले आपको जो एंट्रीज हैं देते समय, बिल लेते समय, ये सारी एंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। आज हम लोग पहले सीधा डायरेक्टली डिस्कस कर रहे हैं डिसऑनर। तो डिसऑनर के केस में मैं आपको समझाता हूं एक शॉर्टकट तरीके से। पहले तो एंट्री कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, रिटेनिंग हो सकती है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है जी एंडोर्स किया हो, एंडोर्स यानी कि ट्रांसफर किया हो, तीसरा हमने इसको डिस्काउंट कराया हुआ। मैं इस समय जो एंट्री आपसे बात करूंगा वो सिर्फ डिसऑनर वाली एंट्री की बात कर रहा हूं, फिर एक कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। और लास्ट ऑप्शन हो सकता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन, जब कलेक्शन के लिए बिल दिया। पार्टीज जो हैं, यहां पर दो पार्टीज हैं, दोनों ड्रॉअर और ड्रॉई की दोनों की बुक्स में कैसे एंट्रीज होंगी ये समझना है। तो डिसऑनर के केस की बात कर रहे हैं हम, यहां पर ले लेते हैं। अगर ये यहां पर हम ड्रॉई की बात कर लेते हैं, इस जगह पर ड्रॉई कैसे एंट्रीज लिखेगा और इस जगह पर ड्रॉअर कैसे एंट्री लिखेगा ये समझते हैं। केवल डिसऑनर की बात कर रहे हैं। अब देखिए हुआ क्या कि बिल रिटेनिंग की पहले बात है। रिटेनिंग में क्या है कि मान लेते हैं मैं ही ड्रॉअर हूं, मेरे पास बिल रखा हुआ है और ड्यू डेट के दिन मैं उसको बिल को देता हूं तो वो बिल में पेमेंट देने से मना करता है। तो ऐसे में क्या करना है कि जो भी ड्रॉई है जिसने पैसे नहीं दिए, जो एक्सेप्टर है, उसको मैंने क्या करना है, फिर से अपना डेटर बनाना है। क्यों डेटर बनाना है? क्योंकि भाई अब डेटर का मतलब क्या है, जिससे पैसे लेने हैं, वो हमारा देनदार है। तो उसको हमें जब डेटर क्रिएट करना है, जब उसको डेटर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, एंट्री जो भी एक्सेप्टर है उसको मैं डेबिट करूंगा। तो ड्रॉई जो है
वो यहां पर क्या होगा, डेबिट होगा। और साथ के साथ क्या करना होगा मुझे, जो मेरे पास से बिल मैंने उसको प्रेजेंट किया, वो बिल बेकार हो गया, उसमें कोई पेमेंट नहीं मिल रही। शुरू में जब बिल मिला था तो मैंने उस बिल को डेबिट में लिखा था कि भाई ये एसेट है, इसमें पैसे मिलने वाले हैं, और पैसे मुझे मिले नहीं, वो बिल बेकार हो गया। अब उस बिल को भी मुझे कैंसिल करना है। जब मुझे बिल को कैंसिल करना है तो क्रेडिट क्या करना होगा, ये BR, जो मुझे BR मिला था। और अगर हम सही ढंग से बात समझें तो हम ये वही काम कर रहे हैं जो पहले काम किया था उसके ठीक उल्टा। पहले क्या होता है कि जब हमें बिल मिलता है तो हम लिखते हैं जी डेबिट व्हाट कम्स इन BR, और किसने BR दिया था, ये एक्सेप्टर ने, यानी कि ड्रॉई ने। अब हम उसको कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करते समय हम क्या करेंगे, उस एंट्री को रिवर्स करते हैं। तो हमारे यहाँ एंट्री हो जाएगी ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू BR। दूसरा केस क्या है कि मैंने ये बिल किसी को, थर्ड पर्सन को, अपने क्रिएटर को, अपने क्लाइंट को, किसी को मैंने ये बिल ट्रांसफर किया हुआ है, एंडोर्स किया। अब उसको दिया हुआ बिल, वो लेने के जब पेमेंट लेने गया तो वो बोलता है जी इसमें पेमेंट नहीं मिला, बोलता है साहब इसमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, वापस ले, बेकार है, तो ये बिल कैंसिल है। अब ऐसे में मेरे को क्या करना होगा कि इस आदमी से पैसे लेने हैं जिसने एक्सेप्ट किया था, और उस आदमी को पैसे देने होंगे जो जिसको बिल हमने ट्रांसफर किया था, वो हमारा क्रेडिटर था, उसको हमने बोला था भाई ये लो बिल ले लो, हिसाब कट गया। अब क्या हुआ कि भाई उसको पैसे तो मिले नहीं, तो वो फिर से पैसे मांगेगा। तो हमसे पैसे कौन मांगेगा, इधर जो क्रेडिटर है जिसको हमने एंडोर्स किया था। और हम किससे पैसे मांगेंगे, हम उससे मांगेंगे भाई जिसने एक्सेप्ट किया था, कि जिसने पेमेंट नहीं किया। तो ऐसे में क्या करना होगा कि मैं फिर से क्या करूंगा, ड्रॉई को डेबिट करूंगा। अभी मैं इसको 2-3 ऑल्टरनेट वे से आपको समझाऊंगा, जिससे आपको इजी लगेगा, आप उस वे से इसको करिएगा। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट करूंगा, और साथ के साथ जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी यानी कि जिसको मैंने एंडोर्स किया था, और जिसको एंडोर्स किया था उसको हम एंडोर्सी भी कहते हैं, या ये मेरा क्रेडिटर भी हो सकता है। कोई भी आदमी जिसको बिल दिया था, बिल ले जाने वाला, उसको हमने यहाँ पर क्रेडिट करना है। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू BR थी एंट्री, यहां पर क्या एंट्री होगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू थर्ड पार्टी, या जो भी जिसको मैंने बिल दिया हुआ है, जो बिल ट्रांसफर किया है जिसको। अब देखिए ये एंट्री बनी कैसे, यहां पर सीधी सी बात है, डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर का रूल लगता है। डेबिट द डेटर का मतलब क्या है कि किसी आदमी को अगर डेटर बनाना है तो उसको आप डेबिट कर दीजिए, और किसी आदमी को अगर आपने क्रेडिटर बनाना है तो क्रेडिट कर दीजिए। अब करना क्या है कि बिल का ड्यू डेट के दिन उसने पेमेंट नहीं किया, तो ये भाई साहब जिनको हमने पैसे देने थे वो बोलते हैं यार मेरे पैसे फिर से लाओ, तो मुझे अब पैसे उसको देने हैं, तो ही बिकम्स माय क्रेडिटर, उसको मेरे को क्रेडिटर बनाना पड़ेगा। और इधर दूसरी तरफ क्या होगा कि जिसने एक्सेप्ट किया था उसने नहीं दिया, तो उससे मैं वसूल लूंगा पैसे, तो उसको मैं फिर से डेटर बनाऊंगा। तो इधर वाले आदमी जिसने मुझे बिल दिया तो उसको मैं डेटर बनाऊंगा, और जिसके पास एंडोर्स किया था, ट्रांसफर किया था, उसको मैं क्रेडिटर बनाऊंगा। कुल मिला के अगर हम इसका जो है विश्लेषण करें तो मतलब ये निकलता है कि भाई इससे पैसे हमने लेने हैं और इनको पैसे देने हैं उस बिल के। तीसरे केस में क्या होगा, डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या कि ये बिल मैंने अब पहले थर्ड पर्सन को दिया हुआ था, थर्ड पर्सन की जगह पर इतनी सी बात हो गई कि वो बैंक को दिया हुआ। जब हमने ये बैंक को दिया होता है तो वहां पर क्या है कि ड्यू डेट के दिन बैंक प्रेजेंट करता है। जब बैंक ने इसके पास प्रेजेंट किया एक्सेप्टर के पास, उसने बैंक को पेमेंट नहीं किया, और जब उसने बैंक को पेमेंट नहीं किया तो मुझे अल्टीमेटली क्या करना होगा, बैंक को मुझे पे करना पड़ेगा। तो सेम ऊपर वाली कंडीशन यही है कि केवल अब थर्ड पार्टी क्या हो जाएगी, बैंक हो जाएगी। तो पैसे किसको देने होते हैं जी, बैंक को देने होते हैं, क्योंकि बैंक को तो हमने बिल फॉरवर्ड किया हुआ है, तो बैंक के लिए तो बैंक को तो हमें पे करना पड़ेगा, और उसके बाद हम वसूलेंगे किससे, इन भाई साहब से जिन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो फिर वही रूल लगेगा, डेबिट द डेटर एंड क्रेडिट द क्रेडिटर। और अब मुझे डेटर किसको बनाना है, डेटर तो उसी को बनाना है जिससे पैसे लेने हैं। पैसे किससे लेने हैं, ड्रॉई यानी कि एक्सेप्टर, और देने किसको है, आपके और बैंक को देने। पिछले वाले केस में किसको देने थे, किसी थर्ड पर्सन को देने थे, किसी एंडोर्सी को देने थे। तो अब एंट्री देखिए, आप नोटिस करेंगे एक छोटा सा चेंज, बड़ा ही शॉर्टकट में आपको आंसर मिल जाएगा। अब चूंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं और सारी बात बतानी है तो लगता है बड़े भारी सी चीज बता रहे हैं, जबकि है कुछ भी नहीं इसके अंदर। तो ड्रॉई अकाउंट क्या होगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और इस जगह पे क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा।
यहाँ पर इसका अगर हम मतलब निकालें तो मतलब ये निकल के आए कि ड्रॉई को मैंने डेटर बनाया क्योंकि उससे पैसे लेने हैं, और बैंक को मैंने क्या किया, क्रेडिटर बनाया क्योंकि मुझे उससे पैसे लेने हैं। अब पैसे देने क्या है कि हमारे बैंक से ऑटोमेटिकली चले ही जाते हैं। जैसे हम बैंक को क्रेडिट करते हैं, हमारे पास से तो चले गए पैसे, हमारे अकाउंट से वो माइनस कर लिए। और रियलिटी की अगर बात समझे तो बैंक इंतजार नहीं करता है। वो क्या करता है, देखता है कि पैसे नहीं मिले, तो वो तो हमको पहले ही फाइनेंस कर चुका है, तो बोलता है भैया पैसे नहीं मिले, आप समझे ना, वो हमारे को भेज देगा बिल और अपने हमारे अकाउंट से पैसे उड़ा देगा। तो उड़ा देगा या पैसे देने हैं, तो उस समय भी एंट्री तो यही नहीं है, बैंक क्रेडिट होना है। तो आप दोनों में से कोई भी मतलब समझ सकता है इसका। सॉरी। तीसरा केस क्या है कि ये बिल हमने बैंक को कलेक्शन के लिए दिया हुआ है। तो अब देखिए, अगर आपको याद हो, हमने जब बिल कलेक्शन के लिए दिया था तो ऐसे में एक नया अकाउंट ओपन किया था, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। और उस समय की अगर आप एंट्री याद करें तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्या किया था, हमने डेबिट किया था। प्रीवियस क्लासेस में हमने बिल सेंड फॉर कलेक्शन का जो केस पढ़ा हुआ है उसको आप रिकॉल करिएगा, उसमें देखिएगा। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट एक ओपन किया था, उसको डेबिट किया। अब आज जब हमें उसमें पेमेंट नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे, अर्पण जी आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रही है। अभी जब उसमें पेमेंट नहीं मिलेगा तो उस बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो क्यों क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि वो पहले डेबिट हुआ था। अब हम उस अकाउंट को क्लोज कर देंगे क्योंकि उसमें पेमेंट नहीं मिला। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। मेरे को लगता है कि सारे समझदार लोग बैठे हुए हैं और उन्होंने एक चीज नोटिस करी होगी कि हर केस में ड्रॉई डेबिट हो रहा है। जब भी डिसऑनर हो रहा है ड्रॉई डेबिट हो रहा है। अब इसको हम शॉर्टकट में एनालाइज करते हैं कि क्या मतलब निकल के और शॉर्टकट में क्या बनता है इसका। देखिए, जब भी कोई भी केस हो, चारों केस में से डिसऑनर होगा तो एंट्री क्या होगी, ड्रॉई को हमने डेबिट करना है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट होगा। ड्रॉई हर केस में क्यों डेबिट होगा भाई, जब वो डिसऑनर कर रहा है तो उससे पैसे लेने हैं, उसको हमने डेटर बनाना है, और डेटर बनाना है तो डेबिट करना है। अब देखिए, क्रेडिट वाला पार्ट केवल चेंज हो रहा है। क्रेडिट में अगर हमारे पास खुद बिल है तो हम बिल या वो बिल को कैंसिल करेंगे, वी विल राइट टू बीआर, ये रिटेनिंग का केस हो गया। दूसरा केस क्या है कि अगर ये बिल एंडोर्स किया हुआ है तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, थर्ड पार्टी का नाम आ जाएगा जिसको हमने एंडोर्स किया है। और अगर मान लीजिए कि ये बैंक को दिया हुआ डिस्काउंट कराया हुआ है तो इस जगह पे बैंक आ जाएगा। और अगर मान लीजिए कि ये बिल हमने कलेक्शन के लिए दिया तो इस जगह पर क्या आ जाएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो इन अ नटशेल डिसऑनर की एंट्री जो है वो ये आपकी बन के आ रही है। ड्रॉई हर केस में डेबिट करना है, जब हमारे पास खुद बिल रखा हुआ तो उसी बिल को कैंसिल करना है, वी विल राइट टू बीआर, तो उससे बीआर भी कैंसिल हो जाएगा और उस बीआर की वजह से वो हमारा डेटर बन जाएगा। सेकंड केस में क्या करना है, जब हमारे पास थर्ड पर्सन या कोई भी जिसको एंडोर्स किया हुआ है एंडोर्सी के पास है तो उस एंडोर्सी को हमने क्रेडिट करके क्रेडिटर बनाना है, और डिस्काउंटिंग के केस में हमने बैंक को वो पैसे देने हैं तो इसलिए इसको बैंक को वहां पर लिखना है। और चौथा केस क्या है, वो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्लोज करना है। तो यहां पर क्या है कि आप ये नोटिस करिए, ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा, या तो टू बीआर लिखना है, या टू थर्ड पर्सन लिखना है, या टू बैंक लिखना है, या टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन लिखना है। ये आपको केस से ही पता चल जाएगा कि भाई किस तरह का क्वेश्चन कर रहे हो, एंडोर्समेंट वाला कर रहे हो, डिस्काउंटिंग वाला कर रहे हो, या रिटेनिंग वाला कर रहे हो, या कलेक्शन वाला कर रहे हो। तो चारों ही तो केस है। तो मेरे को लगता है कि ये शॉर्टकट वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। अभी हम इसके प्रैक्टिकल में भी आते हैं, और इनके लिए क्या है कि हर केस में, चारों केस में, चारों के चारों केसेस में इनकी बुक्स में यहां पर जो है इस जगह पर इनकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, और इन ऑल केसेस ये क्या लिख करेंगे, बिल पेबल जो था इनका उसको ये कैंसिल करेंगे और ड्रॉर को क्या करेंगे, ये क्रेडिट करेंगे। हर केस में इनके पास यही एंट्री होगी। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, इनकी एंट्री चेंज नहीं होगी, ये ड्रॉई की एंट्री वही बनी रहेगी। क्या अब ये एंट्री बन कैसे रही है, ये बात समझे। देखिए, ये सिंपल सी एंट्री वही एंट्री है, जब इसने बिल दिया था
तो इसने उस समय क्या लिखा था कि डेबिट द रिसीवर ड्रॉर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल्स पेपर। आज जब डिसऑनर हो गया तो उस एंट्री को ये कैंसिल कर देगा। जब भी बात होगी तो ये कैंसिलेशन करेगा, और कैंसिलेशन करने की हर केस में यही एंट्री होगी, क्योंकि हर केस में ये बिल पेबल की वजह से, डिसऑनर की वजह से उसको पेमेंट करना है, और पेमेंट इसको प्राइमरीली किसको देना होता है, ड्रॉर को देना होता है। तो हर केस में, चाहे फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, इसके में एंट्री चेंज नहीं होनी, इसके में बिल्स पेबल टू ड्रॉर ही रहनी है। आइए अब हम कुछ एक इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके चलते हैं। शॉर्टकट में आप अगर लिखना चाहें तो ये एंट्री अपने पास एज ए नोट लिख लें कि डिसऑनर में क्या करना है, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बीआर, और अगर लिख लेंगे तो माइंड रिटेन कर लेता, और रटने वाला कोई काम नहीं है, सिर्फ समझना है आपने उसको डेटर बना। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी कुछ जने इसको इस तरीके से भी पढ़ा देते हैं और वो तरीका सही नहीं है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये जो डेटर है, ये जो ड्रॉई है, ड्रॉई को हम इसलिए डेबिट कर रहे हैं, वो बोलते हैं वो उसको बिल वापस कर रहा है। कैसे? कई टीचर्स को मैंने देखा ऐसे बताते हुए, ये बोलते हैं ये बिल उसको वापस किया, और बिल किसने दिया था, उसको बैंक ने दिया था। अगर इसी केस को ले लें, वो बोलते हैं डेबिट द रिसीवर ड्रॉई है एंड क्रेडिट द गिवर बैंक है। इस केस में बोलते हैं डेबिट द रिसीवर ड्रॉई है, क्रेडिट द गिवर जो है वो एंडोर्सी है। अब देखिए बिल कोई थोड़ी ना दे देगा, अगर बिल दे देगा तो प्रूफ खत्म हो जाएगा, तो ये रूल नहीं रख सकता। बिल तो जिसके पास है वो बिल वहीं रखेगा, वो उसको अपने पास ही रखेगा, वो बिल दे देगा। अगर ये बिल ही हमने ड्रॉई को दे दिया तो बिल तो वो देगा, उसी समय डिस्ट्रॉय करेगा, बोलेगा खत्म, कौन सा पैसा देना, कहाँ का पैसा देना। तो ये रूल्स इस तरीके से नहीं समझे जा सकते। एग्जैक्टली अगर आपको मतलब समझना है तो उसका मतलब यही है कि क्योंकि डिसऑनर हुआ, इसको हमने डेटर बनाना है और उसको हमने क्रेडिटर बनाना है। ये बिल्कुल गलत तरीका है सोचने का कि वो बिल जब डिसऑनर हुआ उसको दे देगा। वो बोलते हैं जी डेबिट द रिसीवर ड्रॉई हो गया है, क्रेडिट द गिवर थर्ड पर्सन हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, अपने माइंड में कहीं पे वो कुछ लोग इसको शॉर्टकट के फॉर्म में अगर रिकॉर्ड में रखते हैं तो रख ले, कोई बात ही नहीं। यहाँ पर वो इस तरीके से बताते हैं कि भाई हमने ड्रॉई को बिल वापस कर दिया, ये लो अपना, कहीं तो बताते हैं ये उसको बिल लौटा दिया, लो यार तुम्हारा बिल बेकार है, वापस ले लो। तो डेबिट द रिसीवर ड्रॉई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बीआर। तो ऐसा नहीं, बीआर ही उसको दे दिया तो भैया लायबिलिटी खत्म हो गई। वो बोलेगा खत्म, ये बिल फाड़ेगा, बोलेगा कोई पैसा नहीं लेन देन, पहले ही नहीं दे रहा वो। तो यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कैंसिल कर रहे हैं। रियलिटी में बात को समझना है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसमें हम सारे केसेस के में पूछ रहा है कि किस तरीके से आप एंट्री पास करोगे। तो हम यहाँ पे चारों केसेस को कंसीडर करते हुए एंट्रीज को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देख रहा हूँ, अ बिल ऑफ 1000 इज ड्रॉन बाय ए ऑन बी एंड एक्सेप्टेड बाय द लेटर payable at New Delhi Bank of India. Show what entry should be passed in the books of A under each of the following circumstances. First case, if A retained the bill till the due date and then realized it on the maturity. Second, if A discounted it with his bank at for rupees 950. या तो पेमेंट मिल जाने वाली बात है। अच्छा, नीचे भी उसने बोला हुआ है, if A endorse it to his creditor C in full settlement of his debt. D, if A sent it to bank for collection. फिर बोलते हैं also give the necessary entries in each of the cases if the bill is dishonored. तो वो कहते हैं कि अगर ये डिसऑनर होगा तो चारों केसेस में क्या एंट्री होगा, अगर ये डिसऑनर नहीं होता तो क्या एंट्री होती है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम करते हैं काम, क्वेश्चन करते हैं। ये बुक्स ऑफ ए है,
ए यहाँ पे ड्रॉर है, दूसरी तरफ बुक्स ऑफ बी, जो कि ड्रॉई है या एक्सेप्टर है। एक ही बात हो जाएगी, ड्रॉई एक्सेप्टर कहना। इन्होंने एक बिल इसको दिया। फर्स्ट केस ले लेते हैं हम, पहले हम फर्स्ट केस करेंगे इसमें। इन्होंने इनको बिल दिया, किसको दिया? ए को। ए डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्स पेबल। कितने का बिल्स पेबल गया? 1000 का, 1000 का। दूसरी तरफ ये लिखेंगे कि हमारे पास बिल आया, तो ये लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन BR एंड क्रेडिट द गिवर B। BR अकाउंट डेबिट 1000 टू B 1000। फर्स्ट केस हम लोग ले रहे हैं रिटेनिंग का। अगर ये रिटेन वाला केस होता तो क्या होता? सारी बात शुरू से ही डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ये बिल लिया और उसने बिल दिया और इसने लिया। अब जो भी ड्यू डेट है, यहाँ पे तो टाइम नहीं दिया हुआ, हम लिख ले रहे हैं ड्यू डेट, DD लिख दिया मैंने। तो ड्यू डेट के दिन अगर ये बिल का पेमेंट कर दे, ठीक है, अगर ये पेमेंट कर दे, अगर पेमेंट करे, मान लेते हैं कि ये ऑनर कर दे बिल का, ठीक है, अगर ये बिल का पेमेंट कर दे, तो इसके पास क्या होगी? ये बिल उसको दे रहा है। जब ये बिल देगा, पेमेंट कर देगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये बिल देगा, पैसे ले लेगा, तो इसकी बुक्स में एंट्री हो जाएगी डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट BR। क्या मतलब हुआ? पैसे आ गए, BR चला गया। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट BR। पैसे आए, BR दिया, BR दे के रुपए ले लिए। और इनकी बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी? डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स पेबल। भाई ये तो उस कागज को बिल्स पेबल कहता है। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। ये तब की है अगर ये पेमेंट कर दे। हम तो आज सीख रहे हैं, अगर ये ना दे तो हम लोग पूरा समझते हुए चल रहे हैं, एक बार रिकॉल भी हो जाएगा। तो ये अगर पेमेंट ना दे तब क्या होगा? तो इस जगह पर मैं और करके लिख दे रहा हूं कि इफ इट इज डिसऑनर्ड, तब क्या होता? अगर यहां पे डिसऑनर हो जाए तो ऑनर मतलब पेमेंट कर देना और डिसऑनर मतलब पेमेंट करने से मना करना। तो अगर यहीं पे हम डिसऑनर की बात करें तो देखिए, डिसऑनर के केस में मैंने पहले बताया कि हर केस में शॉर्टकट क्या बताया था? इसकी बुक्स में क्या है कि इसका नाम डेबिट होगा। जो भी एक्सेप्टर है उसको डेबिट करके इसने क्या करना है? कस्टमर जो भी था जिसने पेमेंट नहीं दी है, या जो भी हमारा एक्सेप्टर था, उसको इसने क्या करना है? डेटर बनाना है। तो डेटर बनाने के लिए किसको डेटर बनाना है? डेबिट करना है, किसको? B को। तो ये यहाँ पे क्या लिखेगा? मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि डिफरेंशिएट करें आप। ये लिखेगा जी B डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट BR। ये गलत तरीका है समझने का जो मैंने बताया। कैसे करना है वो नहीं यूज करना है। इसमें क्या करना है? बिल को कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करना है? क्योंकि भैया उस बिल में पेमेंट नहीं मिला। और अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाली ये जो एंट्री है ना, इस एंट्री को हमने उल्टा कर दिया। देखिए, जब बिल मिला था तो एंट्री करी थी BR टू B, डेबिट व्हाट कम्स इन BR, क्रेडिट द गिवर B। अब वो डिसऑनर होने पे क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। अब यहीं से मैं आपको और आगे की बात समझा देता हूं कि अगर ये बिल किसी और को दिया होता तो वो हमें वापस करके जा रहा होता, तब हमारे पास BR नहीं होता। तब इस जगह पे हम उस थर्ड पर्सन का नाम लिखते हैं। और अगर बैंक को दिया होता तो इस जगह पे हम बैंक लिखते हैं डिसऑनर के केस में। और अगर ये कलेक्शन के लिए दिया होता तो हम यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन लिखते हैं।
कब, ये डिपेंड करता है किस सिचुएशन पे। तो भाई हम फर्स्ट केस पे बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आगे की बात नहीं बता रहा हूँ, तो आगे आगे की बात नहीं करता हूं मैं। फिर आगे वह एक एग्जांपल लेके करेंगे। तो इन्होंने क्या करा, ये बिल अगर डिसऑनर कर दिया तो सिंपली अगर हम लॉजिक से सोचें तो पहले वाली एंट्री को कैंसिल कर दिया, और कैंसिल करने के पीछे पर्पस क्या था, हमने उसको बनाया डेटर और बिल को किया कैंसिल, और अमाउंट कितना हो जाएगा 1000। ये जो दूसरे वाले भाई साहब हैं जो एक्सेप्टर है, इनकी एंट्री कभी नहीं बदलती, इनके हर केस में, चारों केस में यही एंट्री रहेगी। इस जगह पे क्या हो जाएगा, ये एंट्री यही लिखेंगे, बस जो एंट्री पहले करी हुई थी उसको ये कैंसिल करेंगे, BP2A पहली वाली एंट्री। और ये क्या कर रहे हैं, बिल्स पेबल को कैंसिल कर रहे हैं और ए को बना रहे हैं क्रेडिटर, क्योंकि ए को इतने पैसे देने पड़ेंगे इनको। तो ये हमने समझा। अभी अगर ये बिल हमारा रिटेन हो और डिसऑनर हो जाए और ऑनर हो जाए, दोनों केसेस हमने समझे। ऊपर वाला मैंने ऑनर का केस बताया, डिसऑनर का केस बताया। अभी हम और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहीं पर इसी में हम ले लें कि ये बिल जो है डिस्काउंटेड था, सेकंड केस इनका क्या था, देखिए डिस्काउंटेड था 950 का, तब कैसे हो गया, ये डिस्काउंटिंग वाले के हम दोनों केसेस ले लेंगे, डिसऑनर एंड ऑनर। तो सबसे पहले तो भाई बिल आया होगा, तो इन्होंने लिखा डेबिट व्हाट कम्स इन BR, किसने दिया, बी ने दिया। ये एंट्री तो 1000 रुपीज की बिल मिलने की पहले वाली एंट्री वही लिख देता हूँ जल्दी जल्दी से, और ये एंट्री हो जाएगी दूसरे की बुक्स में, हो जाएगी ए डेबिट टू बिल्स पेपर और 1000 रुपीज का। अब वो कहते हैं कि भाई अगर इस बार ये बिल डिस्काउंट करा लिया हो इसने, तो इसने जब डिस्काउंट कराया होगा तो इसने क्या करा होगा, बैंक को दे दिया होगा। तो बैंक को दिया होगा, बैंक ने कुछ चार्जेस दिए जिसको हम डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं। डिस्काउंटिंग चार्जेस को क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, ये हमने डेबिट कर दिए। और क्या दे दिया, ये बिल कहां चला गया, बैंक को दे दिया। डेबिट द रिसीवर बैंक एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट BR। हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, तो बैंक ने हमको 950 दिए, 50 रुपीज चार्जेस लिए और 1000 रुपीज का बिल किया। जब ये बिल एंडोर्स कर रहा है, किसी को ट्रांसफर कर रहा है या डिस्काउंट कर रहा है या कलेक्शन के लिए दे रहा है, बी को इससे कोई मतलब नहीं। बी को कोई मतलब क्यों नहीं भाई, ना तो बी वहां पर बैठ के देख रहा होगा कि इस बिल को क्या कर रहा है, ना ही उसको कोई सरोकार है कि क्या कर रहा है। उसको तो इससे मतलब है भाई जो ड्यू डेट के दिन आएगा उसको हम पेमेंट दे देंगे। तो ये बिल जब दे दिया, अब ए के पास है कि रिटेन करे, एंडोर्स करे, इसलिए इसके पास केसेस, इसके पास कोई केस नहीं, इसने तो बस जो लेके आएगा बिल उसको पेमेंट करना है। तो इस समय यहाँ पर हालांकि लिखना नहीं चाहिए मुझे, नो एंट्री मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ सकें पैरेलल में इसके कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, अब ये बिल किसके पास है, बैंक के पास। अब अगर ये ऑनर हो जाता है यानी कि पेमेंट हो जाती है, तो इनकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि भाई इससे पैसे तो हमने ले लिए, इन्हें तो पैसे ले लिए, और पैसे अब मिलने किसको है, बैंक को। बैंक को एक तरह से बेच दिया है हमने, बैंक को बिल दे दिया, हमने बोला ये बिल रख लो, आप पैसे मुझे दे दो, आप ड्यू डेट के दिन आप रख लेना। तो बैंक ने बोला मैं 50 रुपए काट के आपको 950 रुपए दे देता हूँ। तो हमें क्या हुआ, 950 मिल गया, हमें बिल से पेमेंट मिल गया है। और अब जो पेमेंट मिलना है वो बैंक को मिलना है, क्योंकि बैंक तो हमको ऑलरेडी पहले ही पे कर चुका। ड्यू डेट के दिन बैंक को पेमेंट मिलेगा, तो बैंक रिसीविंग की एंट्री करेगा। तो ए से तो कोई मतलब नहीं है, ए को तो ऑलरेडी पहले ही बैंक ने दे दिया था अपने पास से। और ये भाई साहब इस दिन ड्यू डेट के दिन क्या होंगे, जब पेमेंट कर रहे होंगे, तो ये अपने एंट्री कभी नहीं इनकी चेंज होंगी, इनकी हर केस में वही एंट्री होगी। ये क्या करेंगे, अपने यहां लिखेंगे डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स पेपर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। और अगर ये बैंक को दे रहे हैं तो चेक दे रहे हैं तो टू बैंक भी लिख सकते हैं। अब देखिए अमाउंट कितना देगा, 1000 रुपीज का।
हम तो आज का टॉपिक पढ़ रहे हैं डिसऑनर। अगर यहाँ पे डिसऑनर हो जाए तब क्या होगा? अब डिसऑनर पे क्या एंट्री चेंज होगी? डिसऑनर, अगर इस जगह पे डिसऑनर हो जाता है तो अब जब डिसऑनर हो जाएगा तो बैंक हमको पकड़ेगा, बोलेगा यार तुमने जो बिल दिया उसमें पेमेंट नहीं मिला, मैं तुम्हारे अकाउंट से काट ले रहा हूँ। वो बैंक को हमें देना पड़ेगा और हम जाके किसको पकड़ेंगे? हम बी को पकड़ेंगे। हम बोले भाई तुमने पैसा नहीं दिया, लो पैसा लो। तो बी को क्या बनाऊंगा मैं? डेटर। बैंक को क्या बनाऊंगा? क्रेडिटर। इस समय मेरे यहां पर क्या एंट्री हो जाएगी? मेरे पास इन फैक्ट में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे पेमेंट ना लेनी थी ना देनी थी। अब बैंक और एक्सेप्टर को आपस में हिसाब किताब करना था। अब चूंकि नहीं दिया तो हम बीच में चेन के लूप में रहते हैं, इसलिए हमारे थ्रू होगा। हम बैंक से मतलब रखते हैं और वो हमसे मतलब रखता है। तो अब इस आदमी को हमने पेमेंट देना है और इसको देना है, इससे लेना है। बैंक को क्या करेंगे? हम क्रेडिटर बनाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू बैंक। और किससे पैसे लेने थे? हमें पैसे लेने हैं बी से। बी को क्या करेंगे हम? डेबिट। 1000 1000। और अगर आपको शॉर्टकट से मैं याद करा दूं तो मैंने ये बताया था कि हर केस में डेटर जो होगा डेबिट होगा, रिटेनिंग होगा तो यहाँ टू बी आर हो जाएगा। अगर ये बिल सेंड फॉर कलेक्शन है तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, केवल क्रेडिट वाला पार्ट चेंज होना है। और अगर ये एंडोर्स है तो यहाँ थर्ड पार्टी हो जाएगा। तो इस समय ये बैंक के पास था, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा टू बैंक। तो हर केस में ये याद रखना है कि डेबिट किसने होना है? डेबिट हमेशा एक्सेप्टर ने होना है। इनकी बुक्स में कोई एंट्री में फर्क नहीं आता भाई साहब, कि इनकी बुक्स में वही है। इन्होंने अपने जो पहले एंट्री करी थी उस एंट्री को कैंसिल कर देना है, इसी एंट्री को ये कैंसिल करेंगे। तो पहले केस में भी यही, दूसरे केस में भी यही, तीसरे केस में भी यही, चौथे केस में भी यही। बिल्स पेबल टू ए। पहले जब बिल दिया था तो लिखा था ए टू बिल्स पेबल, अब ये उल्टा एंट्री कर देगा बिल्स पेबल टू ए, यानी कि ड्रॉर टू बिल्स पेबल टू ड्रॉर। 1000 1000। तीसरा केस देख लेते हैं अब इसी तरीके से। तीसरे केस में वो कह रहे हैं कि बिल अगर अपने क्रेडिटर सी को इसने दे दिया होगा तो क्या होगा? तब कैसे इसकी एंट्रीज हो रही होती? तो थर्ड केस एंडोर्समेंट का। थर्ड केस एंडोर्समेंट। इसमें क्या है? ये ए है, ये बी है, बिल मिल रहा है, इसके पास एंट्री होगी डेबिट व्हाट कम्स इन बी आर, क्रेडिट द गिवर बी, बी आर टू बी। ये लिखेंगे जी, ए को दिया, ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये बिल लेने के लिए एंट्री है 1000 रुपीज 1000 रुपीज। और अब एंडोर्समेंट यानी कि ट्रांसफर। ए ने क्या किया कि सी को पैसे देने थे, सी को बोला भाई ये बिल ले लो, तुम ले लेना पैसे। तो बिल किसको दे दिया? डेबिट द रिसीवर सी। सी डेबिट एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल रिसीवेबल। इसकी बुक्स में यहां पे कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। क्यों? फिर वही पहले वाला रीजन, भाई ये ए क्या कर रहा है? बिल रख रहा है, दे रहा है किसी को, बैंक को दे रहा है, सी को दे रहा है, उससे क्या मतलब? इसका कोई ताल्लुकात भी नहीं और ना इसको कोई जानकारी होगी, तो इसलिए इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं। अब यहां पर क्या है कि जब ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट के दिन अगर ये बिल ऑनर हो जाता तब क्या एंट्री होती? जब ये बिल ऑनर हो जाएगा, यानी कि जब बिल का पेमेंट हो जाएगा। देखिए ड्यू डेट के दिन पेमेंट जो है ए को नहीं मिलेगी। ए को क्यों नहीं मिलेगी? भाई ए ने क्या किया है? सी को बिल दे दिया है, और सी है उसका क्रेडिटर था, उसको ये कहा था कि भैया इसमें पेमेंट जो है आप ले लेना, मेरा आपका हिसाब किताब से लट गया। अब पेमेंट किसको देगा? सी को पेमेंट मिलेगी। देगा कौन? बी और सी का ट्रांजेक्शन होना है। इन्होंने तो अपना हिसाब किताब करने के लिए, खत्म करने के लिए ए ने सी को दे दिया था। तो सी को पेमेंट मिलेगी
ए की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती। ऊपर वाली एंट्री में हमने क्या कर रखा, उसको बिल ऑलरेडी, यहाँ पे क्या लिखा है, डेबिट द रिसीवर सी को बिल दे दिया, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट बीआर लिखा हुआ है, तो बिल तो सी के पास है, सी को पैसे मिलेंगे। और पैसे देने किसने थे, इन्होंने देने हैं बी ने, तो बी अपने यहाँ पर एंट्री, जब इनको पेमेंट करेंगे तो ये एंट्री कर देंगे। ये क्या बोलेंगे, लो भाई मेरा बिल्स पेबल और डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स पेबल एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। इन्होंने बैंक के थ्रू पेमेंट करने को बोला है, तो बैंक होगा यहाँ पर, अगर ये पेमेंट कर देंगे तो। अब अगर ये पेमेंट नहीं करते हैं, इसको डिसऑनर करते हैं, तब फिर क्या होगा, तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल जरा सी एंट्री में चेंज होना है अगर डिसऑनर होगा तो। आपको पहले भी मैं पहले 2 केसेस में भी बता चुका हूं, और कई बार उससे पहले भी मैंने रिपीट किया है कि जब भी डिसऑनर एक्सेप्टर करेगा तो उसकी बुक्स में क्या होगा, यही एंट्री चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। उसने जब बिल दिया था ए को, तब उसने लिखा था ए टू बिल्स पेबल, ए का हिसाब काट दिया था, खत्म कर दिया था, और बिल्स पेबल पकड़ा दिया था। अब भैया अगर वो पैसे नहीं देगा तो बिल्स पेबल को खत्म करेगा और ए का हिसाब फिर से चढ़ाएगा वो कि इतने पैसे देने हैं। तो इसकी बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, पहले वाली एंट्री के जस्ट उल्टा। हर केस में, चारों केस में अपनी पहली एंट्री को ये पलट करके कैंसिल कर देगा। तो ये क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल टू ए, कितने रुपए का, 1000 रुपीज का। ये बिल कैंसिल हो गया और ए को बना दिया क्रेडिटर। इनकी बुक्स में क्या होगा, सी पैसे इधर मांगने के लिए आएगा कि भैया पैसा लाओ, तो बिल में पैसा नहीं मिला, और ये किससे मांगेंगे, ये बी से मांगेंगे कि भैया तुमने पेमेंट क्यों नहीं करी उसको। तो अब सी को पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे वसूले किससे जाएंगे, एक्सेप्टर से। तो यहाँ पर ये अपने यहाँ पर क्या एंट्री करेंगे, ये एक्सेप्टर को डेबिट करेंगे क्योंकि उससे पैसा लेना है। एक्सेप्टर कौन था, बी, तो बी डेबिट होगा, और पैसे देने किसको है, सी को देने, तो बी टू सी 1000 रुपीज, 1000 रुपीज इनकी बुक्स में एंट्री अपनी कैंसिल हो गई। तो अगर इन्हें नटशेल हम बात करें, जो हमने इतने सारे भी केसेस में बात करी, तो हर मिला के हर केस में आप नोटिस करिए कि पहले केस में हमने क्या किया था, यहां पर बी को डेबिट किया। जब हमारे पास खुद बिल था तो हमने यहाँ पे लिखा जी टू बी आर, उस बिल को कैंसिल कर दिया। दिखाता हूं मैं आपको एक बार, ताकि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएं। केस नंबर 1, वेयर इज केस नंबर 1, ये देखिए आपने क्या लिखा हुआ है, बी डेबिट टू बी आर। अब दूसरे केस में क्या था, ये बिल बैंक के पास था तो बी डेबिट टू बैंक कर दिया। तीसरे केस में सी के पास था तो बी डेबिट टू सी कर दिया। आप देखिए हर केस में हमने ऐसे किया डिसऑनर में। ये देखिए यहाँ पे हमने बी डेबिट टू बैंक किया, और यहां पर तीसरे केस में बी डेबिट टू सी कर दिया। और इनकी बुक्स कभी नहीं चेंज होगी, इनकी बुक्स में हर बार हम नोटिस करें, जब भी आप देखें यहाँ पर यही बीपी टू ए, यही एंट्री होती है। ये थर्ड केस है, हर केस में देखिए आप दूसरे वाले की बुक्स में एंट्री वही रहेगी। बीपी टू ए, फिर अगले केस में देखिए बीपी टू है। अगर आपको कोई डाउट है यहां पर तो आप पूछिए, नहीं तो फिर इसमें मैं एक छोटा सा पार्ट और ऐड ऑन करूंगा। कोई डाउट नहीं है किसी का? अब देखिए क्या होता है, शॉर्टकट में एंट्री हमने समझ ली, एक्सेप्टर डेबिट होना है, क्रेडिट वाला पार्ट चेंज होना है, इट डिपेंड्स कि किस तरह का क्वेश्चन है, और उसके में एंट्री सिर्फ जो बिल देने की थी उसको कैंसिल करने की एंट्री होनी, और कुछ नहीं होता। अब देखिए कि जब भी बिल डिसऑनर होता है तो अपनी सेफ्टी के लिए
इस बिल की हम नोटिंग कराते हैं। अब नोटिंग का मतलब क्या है ये हम समझते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमने बिल उसको प्रेजेंट किया और उसने पेमेंट नहीं किया और वो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो क्या होता है हम कोर्ट में चले गए। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वो वहां पे जाके बदल जाएगा, वो बोलेगा साहब मैं तो पेमेंट दे रहा था, ये पेमेंट मांगने ही नहीं है, मेरे से पेमेंट मांग ही नहीं रहे थे। तो वैसे वो मुकर भी सकता है। जब कोर्ट में जाता है ना आदमी तो तुरंत रंग बदल लेता है। और हमें उसको नोटिस देना है, नोटिस देने के लिए कुछ प्रूफ भी चाहिए हमें उसको कोर्ट के थ्रू अगर कोर्ट में खींचना है तो कुछ प्रूफ भी चाहिए। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, कोर्ट में नोटरी पब्लिक होते हैं। ये जो नोटरी पब्लिक हैं इनको हम एक फीस देते हैं और फीस देकर के कहते हैं कि आप जो है इस बिल को प्रेजेंट करिए। तो हमारे बिहाफ में वो एक बार बिल प्रेजेंट करता है और वो एज ए प्रूफ जो है वो जब वो बिल को देता है प्रेजेंट करता है और उसको भी पेमेंट नहीं मिलता, तो वो फिर एक प्रूफ के तौर पर हमारे पास रहता है कि हमने इस तरह से इनके थ्रू भी प्रेजेंट कराया था और ये यहाँ पर जो है ये इनको हमने ये फीस पे करी और इन्होंने प्रेजेंट किया और इसके बाद भी पेमेंट नहीं हुआ। तो ऐसे में क्या होता है कि इसकी नोटिंग कराई जाती है ताकि कानूनी कार्रवाई में हम आगे बढ़ सकें। और जब हम ये नोटिंग कराते हैं अगर जरूरत पड़े तो वो एक सर्टिफिकेट भी हमें बना के दे देता है कि इस तरीके से इस समय पर इस कंडीशन में इस बिल को प्रेजेंट किया गया था और पेमेंट नहीं मिला। यही एक जो है बेस होता है, तो एक बड़ा बेस रहता है उस समय हमारे पास कोर्ट में मूव करने के लिए कि भाई ये देखिए पेमेंट नहीं दिया गया। अब नोटिंग की बात है वो तो प्रैक्टिकल बात है। अब हमारे को क्वेश्चन में नोटिंग जरूर पूछी जाएगी, नोटिंग जरूर हमें बताई जाएगी। नोटिंग कराने के लिए क्या है, अब कई केसेस हैं। अब पहला केस क्या है, मान लेते हैं मैं ड्रॉर हूं तो मैं खुद नोटिंग कर रहा हूं। बैंक को मैंने बिल दिया हुआ तो बैंक में नोटिंग करा सकता है अगर डिसऑनर हो उसमें। और मैंने जैसे सी को दे दिया, डी को दे दिया, तो इसमें से सी और डी भी नोटिंग करा सकते हैं। अल्टीमेटली देखिए कोई भी पेमेंट करे, चाहे बैंक पेमेंट करे चाहे मैं पेमेंट करूं, नोटिंग चार्जेस की बात कर रहा हूं मैं, चाहे सी पेमेंट करे चाहे डी पेमेंट करे, हर केस में चारों पांचों तरीके के जो भी तरीके हैं जिस जिसको भी दिया, जिसने भी नोटिंग कराई, उस नोटिंग का अल्टीमेटली जो खर्चा है वो बियर करना पड़ेगा एक्सेप्टर को। वो पे करेगा। वो क्यों पे करेगा, क्योंकि भाई उसकी गलती है, उसने लिख के दिया था कि इस डेट को मैं पेमेंट करूंगा और अब उस डेट को उसने पेमेंट नहीं किया। तो उस पेमेंट के लिए अगर कोई लिटिगेशन चार्जेस पड़ रहे हैं, कोई नोटिंग करानी पड़ रही है, तो उसका खर्चा किसको बेयर करना चाहिए। कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट बोलेगा आपकी गलती है, आपकी गलती की वजह से एक तो ये परेशान भी हुए, तो आपको क्या करना है कि आपको इसका ये पेमेंट वापस करनी है, तो उसको नोटिंग उसको देनी पड़ती है। अब देखिए मैं पे करूं, सी पे करे, डी पे करे, बैंक पे करे, एक्सेप्टर जो है वो तो वो ही जिम्मेदार है हर केस में पे करने के लिए। तो नोटिंग चार्जेस का जो भी खर्चा होगा ये बड़े वाइजली हमें समझना होता है कि किसने दिया है। अगर बैंक ने दिया है तो बैंक क्या करेगा, हमसे पैसे बढ़ा के मांगेगा, बोलेगा अब यही 1,000 रुपए का केस था, मान लेते हैं कि इस केस में 20 रुपए बैंक ने नोटिंग चार्जेस दिए, तो बैंक बोलेगा मुझे 1,020 चाहिए। तो जो बैंक का अमाउंट होगा वो 1,020 कर दिया जाएगा ऐसे। अगर सी ने नोटिंग कराई थी एंडोर्समेंट के केस में तो सी को मुझे पेमेंट देनी पड़ेगी, तो सी मेरे से वो बोलेगा 1,000 तो बिल के दो भाई, और मैंने 20 रुपए की नोटिंग कराई, वो मुझे नोटिंग का भी पेमेंट करो। और मैं यही पैसा जोड़ करके किससे मांगूंगा, अगले वाले से, एक्सेप्टर से। तो अब अगर यही इन्हीं केसेस में अगर नोटिंग करा दी गई होती तो फिर क्या चेंज होता, मैं इन्हीं के इसी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूँ। तो थोड़ा सा ओवर राइटिंग करके गंदा गंदा होगा, नहीं समझ पाएगा तो पूछ लेना। और अभी अगली क्लास से फिर हम इसके प्रैक्टिकल पे आ जाएंगे। आज हम ये जो भी कर रहे हैं थ्योरेटिकल तरीके से ही कर रहे हैं, बाकी इसके जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे तो ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कुछ भी नहीं है, सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं और सिंपल जर्नल एंट्रीज के रूल्स जो है उन्हीं को यूज किया जा रहा है। ये शॉर्टकट में हमने एंट्रीज लिखी हुई है, इसी में मैं समझा देता हूं।
नोटिंग चार्जेस मान लेते हैं इसी केस में 20 रुपीज के हैं नोटिंग चार्जेस। तो ये जो एक्सेप्टर भाई साहब हैं ये अपनी बुक्स में लिखेंगे इसी एंट्री में, पहले कैंसिल की एंट्री करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर नोटिंग चार्जेस इस एंट्री में डेबिट करेंगे। ही विल यूज द टर्म नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस डेबिट लिखेंगे। क्यों डेबिट लिखेंगे? इनके लिए चार्जेस हैं, चाहे कोई भी केस हो, हर केस में ये एक्सेप्टर को पे करना पड़ेगा क्योंकि उसकी गलती है, इसका एक्सपेंस है। ये रूल लगाएगा नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, इसलिए नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा। ये 20 रुपीज का डेबिट किया इसने। ये बोलेगा 1000 रुपीज का बिल कैंसिल हुआ और इस समय ड्रॉर यानी कि ए भाई साहब को मुझे देने हैं 1020 रुपीज। क्यों 1020 रुपीज नोटिंग चार्जेस के, 1000 रुपीज बिल्स पेबल के, और इस तरीके से यहाँ पर 1020 मुझे पे करना होगा। तो आप देखिए कि इसके केस में हर बार एंट्री यही होती है, वो बिल जो देता है उसकी एंट्री कैंसिलेशन की करता है, उसको उल्टा करता है तो डिसऑनर की एंट्री वही कहलाती है, और उसी में ये एंट्री में नोटिंग चार्जेस को डेबिट कर देगा। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये बिल 1000 रुपीज का था। अगर हम नॉर्मल केस में एंट्री पास कर रहे होते तो हमारे पास ये रिटेनिंग में ये एंट्री थी ड्रॉई टू बी आर 1000 रुपीज। अब अगर मैं मान लेता हूं मैं हूं और मैंने अगर ड्रॉर ने नोटिंग चार्जेस पे करे हैं तो उसके लिए एंट्री जो बनती है वो फिर से ड्रॉई को डेबिट करेगा कि तुमको ये पैसे भी देने हैं, और किस लिए कि कैश खर्च किया। तो इसी एंट्री में यहाँ पे नीचे ये जोड़ देगा टू कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश 20 रुपीज, और ये यहाँ पर इसका अमाउंट कर देगा 1020। यानी कि इस जगह पे क्या हो जाएगा, अमाउंट जो लिखा जाएगा वो लिखेंगे ड्रॉई को 1020। ड्रॉई को हमने 1020 क्यों लिखा, 1000 बीआर के लिए और 20 रुपीज नोटिंग के लिए। तो कई बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि सर यहाँ पे नोटिंग चार्जेस वर्ड तो आया ही नहीं, यहाँ पे कैश कैसे आया। असल में बात क्या है कि हमारा ये खर्चा ही नहीं है। अगर हमने नोटिंग चार्जेस वर्ड लिख दिया तो वो हमारा खर्चा लिखने लग जाएगा। हमने तो ये बोलना है जी कि ड्रॉई के बिहाफ में जो एक्सेप्टर था उसके बिहाफ में 20 रुपीज हमने दिए हैं, तो वो उसके अकाउंट में जोड़ने है कैश के, और ब्रैकेट में और नरेशन में हमने लिख देना है कि दिस इज फॉर नोटिंग। तो नरेशन में यहाँ पे लिखेंगे बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड ₹20। तो ये कैश की एंट्री क्यों हो रही है, बिकॉज वी आर पेइंग कैश, कैश इज गोइंग आउट, उतने रुपए का कैश जा रहा है, एंड अल्टीमेटली हु हैज टू बियर, ये बियर किसको करना है, एक्सेप्टर को, यानी कि ड्रॉई को बियर करना है। तो हम अलग से एक एंट्री नहीं बनाते हैं। और अगर आप सोचते हैं अगर इसकी एंट्री होनी क्या चाहिए, तो इसकी एंट्री ये होनी चाहिए थी, ये हम पे किससे के नाम से कर रहे हैं, ड्रॉई, तो एंट्री हमारी क्या होती है, ड्रॉई टू कैश, यानी कि बी टू कैश। हमने नोटिंग चार्जेस की ये एंट्री पास करनी है। कई लोग नोटिंग चार्जेस वर्ड यूज करते हैं, नोटिंग चार्जेस वर्ड केवल एक्सेप्टर की बुक्स में लिखना है, नोटिंग चार्जेस इसके में नहीं सोचना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका नोटिंग चार्जेस खर्चा ही नहीं है भाई, खर्चा तो उसका है एक्सेप्टर का। तो ये एंट्री हमारी बनती है बी टू कैश, डेबिट द रिसीवर बी, बी के अकाउंट में जा रहा है, बी डेटर है, हम ये कहते हैं बी इज बिकमिंग डेटर फॉर दिस, और कितने रुपए से, उतने रुपए से कैश हमने दिया, हमारे पास से गया कैश। तो बी यानी कि ड्रॉई, यानी ड्रॉई टू कैश, यानी कि बी टू कैश। अब ये ड्रॉई टू कैश, बी टू कैश जो एंट्री थी अलग पास नहीं करी जाती, ये डिसऑनर वाली एंट्री में मर्ज करी जाती है। तो ड्रॉई तो ऊपर लिखा ही हुआ था ड्रॉई टू बी आर, उसी में प्लस करके नीचे टू कैश 20 रुपीज। थर्ड पार्टी के केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो क्रेडिटर है वो हमें बोलेगा 1020 दो, और हमने यहाँ पे 1020 लिख देना है। बैंक के केस में क्या होना है, हमने यहाँ पे बैंक के केस में क्या होगा, बैंक बोलेगा 1020 दो और हम इसको बोलेंगे तुम 1020 दो। यहाँ पर भी 1020, यहाँ पे भी 1020 नहीं हो सकता, इस जगह पे 1000 होगा। इस जगह पर कौन पे कर रहा है वो देखना है। अगर हम पे कर रहे हैं तो वी विल राइट टू कैश, और अगर हमारा बैंकर पे कर रहा है तो वी विल राइट बैंक। एक बार हम रिकैप करेंगे, डिसऑनर आज खत्म करना है, रिकैपिंग। अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। दो पार्टी हैं,
ड्रॉर है और ड्रॉई है, ड्रॉर एंड ड्रॉई। डिसऑनर में क्या होगा, ये ड्रॉई को डेबिट करेगा। अगर हमारे पास से बिल है, खुद जा रहा है, तो वी विल राइट टू BR, और अगर बैंक के पास है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक, और अगर ये कलेक्शन के लिए दिया है तो टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। डिसऑनर की बात चल रही है। और अगर ये बिल कौन सा रह गया, थर्ड पार्टी को एंडोर्स किया, तो यहाँ पे टू थर्ड पार्टी। इनके में क्या होगा, हर बार इन्होंने बिल कैंसिल करना है, ये लिखेंगे बिल्स पेबल डेबिट, एंड ड्रॉर को ये लिखेंगे क्रेडिट। ये डिसऑनर के एंट्री, पहले वाले पार्ट को उल्टा किया। नोटिंग चार्जेस इनका एक्सपेंस है, ये लिखेंगे नोटिंग चार्जेस डेबिट। यहां पर नोटिंग चार्जेस इनकी यहां पर किसी के यहां नहीं लिखा जाए। अब हर बार ये क्या है कि 1020 जैसे एक एग्जांपल ले रहे थे, इसका अमाउंट तो 1020 ही डेबिट होगा क्योंकि इससे 1020 लेने हैं। अब यहाँ पे मेटेरियल फैक्ट समझना बड़े प्रैक्टिकली, पैसे किसने दिए हैं, हमने खुद दिए, हमारे पास से कैश जा रहा है, तो इसी एंट्री में वी विल राइट टू कैश। ये रिटेनिंग के केस में भी हो सकता है, ये डिस्काउंटिंग के केस में भी हो सकता है, ये कलेक्शन के केस में भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी के केस में भी हो सकता है। हमने एंडोर्स किया था और हम एंडोर्स किया था सी को, सी ने नोटिंग कराई, हमने नोटिंग कराई। नोटिंग किसने कराई ये आपको समझना है। कौन कौन हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है, बैंक हो सकता है, या मैं हो सकता हूँ। एक तीन लोगों में से किसी ने दिया होगा, नोटिंग कराने वाले ये होंगे, कोई तीसरा व्यक्ति होगा जो जिसको हमने दिया था, या बैंक ने करा दिया होगा, या मैं खुद कराऊंगा। अब अगर मैं खुद करा रहा हूं तो मैं लिखूंगा जी टू कैश, और अगर बैंक करा रहा है तो मैं लिखूंगा जी टू बैंक, और अगर थर्ड पार्टी करा रही है तो मैं लिखूंगा टू बैंक टू थर्ड पार्टी। तो ध्यान ये देना है कि जब थर्ड पार्टी करा रही हो रही होगी तो टू थर्ड पार्टी नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसी में ही जोड़ दीजिए उतना अमाउंट। और अगर बैंक ने कराया हुआ तो टू बैंक अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, बैंक के केस में ऑलरेडी ऊपर बैंक लिखा होगा, उसी में बैंक जोड़ दीजिए। तो ये बड़े वाइजली आपको समझना है कि कौन पेमेंट कर रहा है। अगर हम पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टू कैश लिखेंगे, और अगर थर्ड पार्टी दे रही है तो यहाँ पे नोटिंग की बात कर रहा है, थर्ड पार्टी लिखी जाएगी, और अगर बैंक दे रहा है तो टू बैंक लिखा जाएगा। अब आप अगर एग्जाम्पल लें कि बैंक वाला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बैंक ने नोटिंग कराई, तो हमारी एंट्री देखो क्या बनती है। यहाँ पे बी को हम डेबिट कर रहे हैं, बी टू बैंक 1020। अब 1000 हमने ये लिखा, और नोटिंग के लिए यहाँ पे से किसने कराई, बैंक ने, तो फिर हम लिख रहे हैं टू बैंक, और टू बैंक हमने 20 रुपीज लिखा। तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। हम दो बार क्यों लिखेंगे, जब बैंक नहीं दिया तो बैंक का तो ऑलरेडी अमाउंट जितना लिखा उसी में जोड़ दिया जाए। और अगर ठीक इसी तरह से थर्ड पार्टी ने दिया हुआ है तो थर्ड पार्टी दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इस केस में यहाँ पर भी देखिए, इधर थर्ड पार्टी आया और इधर भी थर्ड पार्टी आया, तो दो बार थर्ड पार्टी लिखने के बजाय क्या करना है, जोड़ देना है। यानी कि थर्ड पार्टी ने अगर नोटिंग कराई है तो उसी के अमाउंट उतना जोड़ दिया जाए, और अगर बैंक ने कराया हुआ तो बैंक में जोड़ दिया जाए, और अगर मैंने खुद दिया है तो टू कैश लिख दिया जाए। और अगर ऊपर के किसी कलेक्शन वाले केस में दोनों हो सकते हैं, मैं भी दे सकता हूं, मेरा बैंक भी दे सकता है, तब हमें ध्यान से देखना है कि मैंने कैश दिया तो मैं लिखूंगा जी नोटिंग के लिए टू कैश, और अगर बैंक ने दिया कहा है तो टू बैंक लिखूंगा।